मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था मोलरिटी के बारे में। हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे और उन कंसंट्रेशन टर्म में हमने पहली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी परसेंटेज। परसेंटेज के बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। देन हम पढ़ रहे थे मोलरिटी के बारे में। अभी मोलरिटी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। मोलरिटी में हमने ये पढ़ा कि मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल को n से डिनोट करते हैं और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पढ़ा था हमने, इतना हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हम यूनिट भी पता कर चुके थे कि मोलरिटी की यूनिट क्या होगी। मोलरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन भी हमने देख लिया था। तो बच्चों आज देखो हमें क्या पढ़ना है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस ए सॉल्यूशन की मोलरिटी बच्चों मैंने मान ली m1। ठीक है, वॉल्यूम मैंने मान लिया बच्चों v1 और यहां मोल मैंने मान लिए n। ठीक है, मोल क्या है n, मैंने अपनी तरफ से मान ली कुछ भी n मान लिए। अब बच्चों क्या किया मैंने, इस ए सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो ना, पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया। ए सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड कर दिया और वाटर ऐड करने का मतलब मैंने डाइल्यूशन कर दिया। अब अगर ए सॉल्यूशन के अंदर मैंने डाइल्यूशन कर दिया है तो एक नया सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, नया सॉल्यूशन बी। अब जो बी है ना बच्चों, उसकी मोलरिटी क्या होगी। सबसे पहली बात तो देखो, एक बात समझो तुम, जब ए से बी बना, ए का वॉल्यूम था v1, इस v1 में मैंने पानी मिला दिया। अगर पानी मिला दिया है बच्चों तो सीधी सी बात है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम पहले v1 था, अब नया वॉल्यूम क्या हो गया v2। ठीक है, यहां तक की बात। अब हम एक बात जानते हैं, मोलरिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज होगी। अब मोलरिटी पहले कितनी थी m1, अब कितनी हो जाएगी m2। क्लियर है ये वाली बात, समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, पानी ऐड करने पे क्या मोल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब मुझे बताओ, मोलरिटी के फॉर्मूला में ये जो n है ये क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल हैं और सोल्यूट के मोल होते हैं सोल्यूट का गिवन मास अपॉन में सोल्यूट का मोलिकुलर मास। क्या वाटर ऐड करने पे सोल्यूट के गिवन मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अरे भाई मैंने 2 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में मिलाया हुआ है, अगर मैं पानी 100 और मिला दूं, 100 ml पानी और मिला दूं, पानी टोटल 200 हो जाए, तो क्या वो जो शुगर मिला रखी है, वो जो सोल्यूट मिला रखा है, उसके अमाउंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। उसका अमाउंट वही रहेगा 2 ग्राम, वो थोड़ी ना चेंज होगा। गिवन मास सोल्यूट का सेम रहेगा और सोल्यूट का मोलिकुलर मास तो हमेशा सेम होता है। इसका मतलब बच्चों सोल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे। डाइल्यूशन करने पे सोल्यूट के मोल नहीं बदलेंगे, मोल अभी भी उतने ही रहेंगे, कितने n। ठीक है, यहां तक की बात। अब सुनो जरा ध्यान से, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है n अपॉन v। मोलरिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम। यहां मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लगाता हूं, मोलरिटी बराबर, मोलरिटी कितनी है m1, m1 बराबर n अपॉन v1। यहां फॉर्मूला लगता हूं मोलरिटी का, m2 बराबर n अपॉन v2। n की वैल्यू निकालता हूं बच्चों, n बराबर देखो क्या आ गया m1 v1, यहां n बराबर क्या आ गया, n बराबर m2 v2। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से मेरे पास क्या आएगा बच्चों, पहली और दूसरी इक्वेशन से मेरे पास ये आएगा कि m1 v1 बराबर m2 v2। बताओ आया कि नहीं आया, क्योंकि n बराबर m1 v1 है और n बराबर m2 v2 है, इसका मतलब m1 v1 और m2 v2 आपस में बराबर होंगे। क्लियर है यहां तक की बात। अब बच्चों ये जो अभी अभी हमारे सामने जो इक्वेशन बनी है ना, इसको हम बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन। अब ये हमारे क्या काम आएगी, ये वाली इक्वेशन हमारे
काम देखो कहां आएगी। जैसे किसी बच्चे ने क्या किया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ था और वो सॉल्यूशन दिया हुआ था कुछ ऐसा, 200 ml सॉल्यूशन था वो, 200 ml सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन था H2SO4 का। और इस H2SO4 के 200 ml सॉल्यूशन की मोलरिटी थी 2m, 0.2m, सॉरी 0.2m। ठीक है, अब किसी बच्चे ने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया, 100 ml पानी और मिला दिया। तो अब 100 ml पानी मिलाने पे नई मोलरिटी क्या होगी, इस वाली इक्वेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल देखो किस फॉर्म में आएगा, देखो इस तरह से आएगा, 200 ml solution of 0.2m H2SO4 is diluted या और on addition water, on addition कितना वाटर, 100 ml वाटर। ठीक है, 100 ml पानी का डाइल्यूशन किया है मैंने, 100 ml पानी और मिलाया है। डेटरमाइन न्यू मोलरिटी, नई मोलरिटी पता लगानी है। ठीक है, एक 0.2m H2SO4 का सॉल्यूशन 200 ml था, उसमें 100 ml पानी मिला दिया है। 100 ml पानी मिलाने पे नई मोलरिटी क्या होगी, नई मोलरिटी क्या होगी। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, समझना। शुरुआत में जो मोलरिटी है M1 की वैल्यू है वो 0.2m है, सही है। V1 की वैल्यू जो है वो 200 ml है। M2 मुझे निकालनी है, V2 कितना होगा, पहली बात तो V2 कितना होगा बच्चों, V2 100 नहीं है, ये 100 तो वो है जो मैंने मिलाया है। V2 की वैल्यू कितनी होगी, V2 तो पता है क्या होता है, V2 होता है ये जो V1 शुरुआत में दिया हुआ था वो, प्लस जो मैंने पानी मिलाया है वो, यानी कि V2 वास्तव में क्या होता है, V1 प्लस वाटर जो मैंने ऐड किया है। सही बात है ना। तो V2 बताना बच्चों क्या हो गया, V2 हो गया हमारे पास 200 प्लस 100 कितना हो गया, 300 ml। अब मैं निकाल लूंगा M1 0.2, V1 200 ml बराबर M2 मुझे निकालना है V2 300 ml। ये जो वॉल्यूम है तुम लीटर में भी ले सकते हो दोनों तरफ, या दोनों तरफ ml में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब मोलरिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, लेकिन बच्चों यहां अगर तुम ml में भी लोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, लीटर में लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम है कैंसिल आउट कर जाते हैं। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा इसका, किसी भी यूनिट में लो, चाहे तुम ml में लो चाहे लीटर में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसको लीटर में ले रहे हो तो इसको भी लीटर में लेना, इसको ml में ले रहे हो तो इसको भी ml में लेना। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। तो बताना जरा M2 क्या आया, M2 बराबर आया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 0.4 बाय 3। सोल्व करें जरा इसको, सोल्व करेंगे तो देखो जरा बच्चे क्या आया, 0.1 पे गया, कितना बचा, 1 बचा, अब कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई। तो M2 की वैल्यू आ गई लगभग 0.13 m। सही बात है ना बच्चों, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर कभी भी तुम्हें ऐसी कंडीशन दे तो बड़े आराम से सोल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इसी में एक और नया कंसेप्ट है बच्चों, चलो देखो जरा क्या है बच्चों, मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है A, उसकी मोलरिटी है M1, एक दिया हुआ है B, उसकी मोलरिटी है M2, वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2, मोल N1 मोल N2, अलग अलग सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन
ए लिया हुआ है, उसमें मोल सोल्यूट के N1 है, दूसरा बी लिया हुआ है, मोल N2 है, तीसरा मोलैरिटी M3, वॉल्यूम V3 और ये N3। अब हमें इन तीनों को मिला दिया, इन तीनों को मिलाने पे बना D। अब उस D की मोलैरिटी निकालनी है, या मैं ये कह सकता हूं मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, मेरे पास 10 सॉल्यूशन है, आपस में मिला दिए, अब आपस में मिलाने पे जो बना उसकी मोलैरिटी बताओ। अगर कभी भी तुम्हें रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी हो ना बच्चों, तो वो देखो कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है, बस छोटा सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कि ये जो डी सॉल्यूशन बनेगा ना, डी डी का मतलब M4 V4 और N4, ध्यान से समझना। ये जो V4 होगा, V4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? पहली बात तो D बना कैसे? D बना है इन तीनों को मिला के, तीनों को मिला के बना है, तो बच्चों वॉल्यूम तो तीनों ऐड हो जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब V4 की वैल्यू इसके बराबर होगी। मोलैरिटी ऐड नहीं होगी, कभी मोलैरिटी भी ऐड करके लिख दो, मोलैरिटी चेंज होके आएगी, वो क्या आएगी वो हमें निकालना होगा, ठीक है। मोल जो होगा बच्चों N4 की जो वैल्यू होगी वो N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा, ठीक है। अभी हम यहां से जो फॉर्मूला बना रहे हैं ना बच्चों, इसके लिए वो देखना क्या बना रहे हैं, बड़े काम का फॉर्मूला है, तुम्हें ध्यान रखना है। कभी भी अगर बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हो उनको आपस में मिला दिया है और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? M रिजल्टेंट वो कुछ भी हो सकती है, M रिजल्टेंट बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अप टू आगे तक और डिवाइड बाय V टोटल। अब क्या क्या है ये फॉर्मूला, मैं समझाता हूं तुम्हें, देखो समझना जरा ध्यान से। मान लो बच्चों मेरे पास A एक सॉल्यूशन था, उसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 और मोल हमारे पास N1 कुछ भी दिए हुए हैं, मैंने इसमें डाइल्यूशन कर दिया, पानी मिला दिया, पानी मिलाने पे B बना, B की मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2 और मोल तो एज इट इज रहेंगे, डाइल्यूशन करने पे मोल नहीं बदलते। अभी अभी हमने इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला निकाला इस इक्वेशन से निकालना चाह रहा हूं। देखो बच्चों अब हमारे पास टोटल कितने सॉल्यूशन है? 2, मोलैरिटी M1 और M2 तक ही है, इससे आगे नहीं है। तो बच्चों मैंने जो मोलैरिटी पढ़नी है ना, मोलैरिटी जो पढ़नी है वो कहां तक पढ़नी है? वो M1 और M2 तक ही पढ़नी है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है बच्चों? मेरे M2 है। रिजल्टेंट क्या है? मेरे रिजल्टेंट की जगह लिख दूंगा मैं M2 जो मुझे निकालनी है। M2 बराबर क्या हो जाएगा? M1 V1, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट यहां पे आ चुका M2 बराबर क्या होगा? M1 V1 और डिवाइड बाय V टोटल। अब V टोटल किसके बराबर होगा? V2 के बराबर, क्योंकि ये जो V2 है ये क्या होगा? V1 प्लस वाटर, सही बात है। तो देखो जरा क्या हो गया, M2 बराबर M1 V1, तो क्या आया हमारे पास? M2 V2 बराबर M1 V1, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, समझ रहे हो? देखो अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से एक और समझा रहा हूं, तुम्हें ध्यान से समझना ये वाली बात। अब जो नेक्स्ट है वो देखना क्या है। जैसे ये तीन हमारे पास सॉल्यूशन थे, इन तीनों को आपस में मिला दिया, आपस में मिलाया तो मुझे डी की निकालनी है। अब डी का मतलब M4 निकालनी है, रिजल्टेंट क्या होगा? M4। अब वो जो M4 होगा वो इन तीन सॉल्यूशन से आएगा, यानी कि मोलैरिटी मुझे 3 तक लेके जानी पड़ेगी, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाय V टोटल। V टोटल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों वॉल्यूम का टोटल। अगर मुझे कभी भी M3 निकालनी है तो M3 बराबर क्या हो जाएगा? M3 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, बस यहां तक, और डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अगर मुझे कभी भी M5 निकालना है, M5 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे निकालेंगे हम। देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये रिजल्टेंट मोलैरिटी के लिए, चाहे तुम्हें कितने भी सॉल्यूशन दे, कितने भी दे, यहां से तुम फॉर्मूला बना सकते हो, यहां से तुम फॉर्मूला बना सकते हो। अगर तुम्हें 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, 2 से तीसरा बनाना है, इसका मतलब तुम्हें M3 निकालना है। क्या निकालना है? M3, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर तुम्हें 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो 3 से एक नया जो बनेगा वो चौथा बनेगा, M4 निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो, बड़े आसान है, बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो अब हमारे पास
जो न्यूमेरिकल आएंगे वो किस तरीके के आएंगे? देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन दिया हुआ है डेटरमाइन रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग। क्या दिया हुआ है? 0.2 m H2SO4 400 ml प्लस 0.4 m HCl 300 ml प्लस 0.3 m HNO3 300 ml। ये हमारे पास एक ABC का ओवरऑल ये कह सकता हूं मैं मिक्सचर लिया हुआ है मैंने। अब मुझे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। अब देखो बच्चों, ये पहला है हमारे पास, A मान लेता हूं इसको, ये दूसरा है B मान लेता हूं, ये तीसरा है C मान लेता हूं। तो तीनों को जब मिलाया तो चौथे सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है ना। देखो बच्चों, फॉर्मूला अभी बताया था, M रिजल्टेंट बराबर M1V1 M2V2 प्लस आगे तक जितने भी दिए हुए तुम्हें और डिवाइड बाय V टोटल। अगर मुझे फोर्थ सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो M4 बराबर क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। तीन तक ही लेके जाना क्योंकि चौथे की तो निकालनी है, और डिवाइड बाय V टोटल, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बताना जरा M4 क्या आया? M4 बराबर पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम कितना 400 ml, प्लस दूसरे वाले की 0.4, वॉल्यूम 300 ml, तीसरे की 0.3 और वॉल्यूम 300 ml, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 V3, टोटल हो गया 1000। तो बताना जरा बच्चों M4 क्या आया? M4 बराबर मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो आया 120, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो कितना आया 90, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, M4 क्या आया हमारे पास? M4 बराबर ये 200 हो गया और ये हो गया 290 डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों M4 की जो वैल्यू आई, M4 बराबर 0.29 m मोलैरिटी की यूनिट है। तो इससे बनने वाला जो मिक्सचर होगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 0.29 m। बड़े आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। और जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है ना हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसका नाम है नॉर्मेलिटी। बच्चों नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास नॉर्मेलिटी, और ये फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है हमारी। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना जरा, ये मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हुआ है मैंने। ठीक है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट है वो थी स्ट्रेंथ, सोल्यूट के कितने मोल हैं वो थी मोलैरिटी। अब पढ़ रहे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? इस सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में लिख दिया, कितने ग्राम इक्विवेलेंट है वो बोला जाएगा इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है। हमें मोल का तो पता था लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट का नहीं पता। बच्चों सारी चीजों को समझेंगे वन बाय वन। अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूं। क्या? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
present in 1 liter solution is known as normality, is known as normality। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एन से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, यहां तक की बात। चलो अब आगे देखते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला उसी तरीके से बनेगा जैसे स्ट्रेंथ में क्या देखा जाता था, अमाउंट, कितना अमाउंट मौजूद है 1 लीटर के अंदर, तो वहां फॉर्मूला बना था अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी का क्या बना था कि कितने मोल हैं 1 लीटर के अंदर, तो फॉर्मूला क्या बना, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहां क्या देख रहे हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर के अंदर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के अंदर वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यूनिट बतानी है नॉर्मेलिटी की, यूनिट क्या होगी, एन बराबर क्या है, देखो ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट होती है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल की यूनिट मोल होती है, ग्राम इक्विवेलेंट की ग्राम इक्विवेलेंट ही यूनिट होती है, डिवाइड बाय क्या भाई, लीटर, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो यूनिट क्या आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको हम कैपिटल एन से भी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, नॉर्मेलिटी की यूनिट तुम्हें कैपिटल एन से भी लिखी हुई मिल सकती है, लेकिन हमारी समस्या अभी भी वही है कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। अब देखते हैं बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, देखना जरा ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है गिवन मास, किसका गिवन मास, सोल्यूट का गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों, जैसे मोल निकाला जाता है ना, मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये एक और समस्या आ गई हमारे सामने कि ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास देखो कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब फिर से हमारे सामने समस्या बनी है कि हमें मोलिकुलर मास तो पता है लेकिन एन फैक्टर नहीं पता। एन फैक्टर क्या होता है बच्चों, मैं बताऊंगा एन फैक्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों वैल्यू को इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देता हूं। फॉर्मूला में अगर मैं पुट कर दूंगा बच्चों तो नॉर्मेलिटी बराबर देखो क्या आया, नॉर्मेलिटी बराबर ऊपर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मैं लिख सकता हूं गिवन मास सोल्यूट का डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, लेकिन मैं इक्विवेलेंट मास की जगह ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर कहां चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मैं यहां लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सही बात है बच्चों। अब जरा मुझे एक बात बताना, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल होता है कि नहीं, ये तो हो गया मोल, सोल्यूट के मोल हो गए, और मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे कहने का मतलब ये इतनी इतनी टर्म किसके बराबर हो गई, ये इतनी इतनी टर्म बच्चों बराबर हो गई मोलैरिटी के। देखना तुम मोलैरिटी का फॉर्मूला, तो मैं यहां से कह सकता हूं नॉर्मेलिटी बराबर आ गया मोलैरिटी और मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, या मैं ये भी कह सकता हूं नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी बराबर होता है एन फैक्टर। बच्चों बड़े काम की चीज है ये, याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, कि जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का जो रेशो है वो किसके बराबर होता है, एन फैक्टर। लेकिन समस्या हमारे सामने जो है वो है एन फैक्टर की, कि एन फैक्टर क्या होता है। तो बच्चों एन फैक्टर हम 3 चीजों के लिए पढ़ेंगे मेनली, एसिड के लिए,
बेस के लिए क्या पता दिया हुआ सब्सटेंस एसिड हो, क्या पता दिया हुआ सब्सटेंस बेस हो, क्या पता दिया हुआ सब्सटेंस सॉल्ट हो। एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, एन फैक्टर फॉर एसिड इज इक्वल्स टू एसिड इज इक्वल्स टू बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड का जो एन फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, उस एसिड की बेसिसिटी। देखो बच्चों 10th क्लास में बेसिसिटी पढ़ा था, बेसिसिटी हम देखते हैं किसी भी एसिड की, और बेसिसिटी क्या होती है, उस एसिड के पास ऐसे कितने H पॉजिटिव आयन है जो रिप्लेसेबल है, जो वो पानी के अंदर जब डिजोल्व करेंगे तो वो जो H पॉजिटिव देगा। जैसे HCl को जब पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो एक H पॉजिटिव देता है, H2SO4 को करते हैं तो वो 2 देता है, HNO3 को करते हैं तो 1 देता है। तो बच्चों वो उन एसिड की बेसिसिटी है, और एसिड के लिए बेसिसिटी ही एन फैक्टर होता है। मैं यहां लिख सकता हूं, और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अच्छा, बेस के लिए एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर फॉर बेस इज इक्वल्स टू एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, बेस की एसिडिटी के बराबर होता है, ठीक है। अब बेस की एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, उस बेस के पास कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है। अच्छा, अगली बात है सॉल्ट। सॉल्ट के लिए जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, वहां टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर होता है। उस सॉल्ट के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, यहां मैं लिख रहा हूं एसिड, एक एसिड लिख रहा हूं मैं इस तरीके से, HCl लिखा मैंने, HNO3 लिखा मैंने, H2SO4 लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा एसिटिक एसिड CH3COH, मैंने लिखा H3PO4, मैंने लिखा H3PO3, और ये दोनों बड़े काम के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चों। ये एसिड है, और इस एसिड का एन फैक्टर किसके बराबर होगा। तो बच्चों मैं एक सीधी सी बात बताऊंगा कि एन फैक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये वाला एसिड कितने H पॉजिटिव देगा जब पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे। HCl के बारे में हम जानते हैं, जब HCl को पानी के अंदर डालेंगे तो एक H पॉजिटिव मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। अच्छा, HNO3 को जब पानी के अंदर डालेंगे तो एक ही मिलेंगे, ये वाला, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। H2SO4 को जब पानी के अंदर डालेंगे तो 2 H पॉजिटिव मिलेंगे, तो एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों, इसका 2। अच्छा, तुमने पहले पढ़ा होगा एसिटिक एसिड को जब पानी के अंदर डालते हैं, एसिटिक एसिड को जब पानी के अंदर डालते हैं तो बच्चों केवल ये वाला H पॉजिटिव बाहर जाता है, जो कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। जैसे ये जो मीथेन होता है ना, CH4, एसिड नहीं होता। क्यों नहीं होता ये एसिड, इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं होता, क्योंकि ये H पॉजिटिव नहीं देता। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड से H पॉजिटिव नहीं मिलेगा, आयन नहीं मिलेगा हमें, आयन हमें आयोनिक बॉन्ड से मिलता है, ठीक है। यहां तक की बात। चलो बच्चों, यहां जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है बच्चों इन दोनों के बीच में है, तो ये वाला H पॉजिटिव बाहर जाएगा, केवल एक मिलेगा, तो ओवरऑल हमारे पास ये हो गया। अब H3PO4 है यहाँ पे बच्चों, ऐसी जब चीजें आएगी, जैसे H3PO4 आ गया या H3PO3 आ गया, इस केस में हालांकि तुम ये मत समझना कि सर और बहुत सारे एग्जांपल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो यहाँ तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, जहां तुम्हें प्रॉब्लम आएगी वो चीजें मैं लिख रहा हूं पहले ही। बच्चों इस केस में हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। पहली बात, मैं स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं ये हाइड्रोजन वास्तव में किसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है P के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर से पता चलेगा वास्तव में ये जुड़ी किसके साथ है। तो देखो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, किसका, H3PO4 का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों इस तरह का होता है, P डबल बॉन्ड OH
OH OH। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये जो तीनों हाइड्रोजन है ना, तीनों में से एक भी फोस्फोरस के साथ नहीं है। यहां मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जैसे अभी मैंने तुम्हें कहा था कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, कभी भी H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर नहीं जाएगी। ऐसे ही बच्चों सेम इसी तरीके से फोस्फोरस के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है ना, वो भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये वाला कोवलेंट बॉन्ड तो कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा ज्यादा परसेंटेज वाला होता है। मेरे कहने का मतलब इनका कोवलेंट बॉन्ड और भी ज्यादा प्योर होता है। फोस्फोरस हाइड्रोजन में प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है, ये वाली चीजें आगे आएगी जब हमारी कहानी जब और आगे बढ़ेगी। अब सुनो देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसका मतलब अगर कभी भी तुम्हें पी के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ मिला ना, तो बच्चों वो कभी भी H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर नहीं जाएगा। अब H3PO4 के स्ट्रक्चर में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है कि जो तीनों हाइड्रोजन है ना, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बाहर जा सकते हैं तीनों के तीनों, और बाहर जा सकते हैं तो ओवरऑल इसका इनफेक्टर 3 आ गया। ठीक बात है बच्चों। अब देखते हैं H3PO3 के बारे में। H3PO3 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। H3PO3 का देखो क्या स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बड़े काम का है ये, और ये पूछा भी गया एक बार, IIT में क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेट करता हुआ। देखो ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है हमारे सामने, जो मैंने लिखा हुआ है H3PO3 का स्ट्रक्चर। इसमें देखो ये वाला H पॉजिटिव बाहर जा सकता है, ये जा सकता है, लेकिन ये H जो है डायरेक्टली P के साथ जुड़ा हुआ है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, ये बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो बच्चों यहां से केवल 2 H पॉजिटिव मिलेंगे, इसका मतलब एन फैक्टर केवल कितना होगा, 2। क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा और ज्यादा कुछ कहानी नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बस इतनी सी बात है, ये समझ लेनी है तुमने। ठीक है, चलो अब समझते हैं बेस के बारे में। यहां मैं लिखता हूं बेस, और यहां लिखता हूं उसका एन फैक्टर। बेस लिखा भाई बच्चों मैंने NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, अच्छा CaOH ट्वाइस। अब सीधा सीधा नजर आ रहा है NaOH कितने OH नेगेटिव आयन देगा। बेस के लिए मुझे क्या देखना है, कितने OH नेगेटिव मिलते हैं, तो एक मिलेगा तो एन फैक्टर एक, यहां से एक मिलेगा एन फैक्टर एक, ये कितने OH नेगेटिव देगा, 2 तो एन फैक्टर 2, कितने देगा, 2 तो एन फैक्टर 2। ठीक बात है यहां तक। अच्छा अब हम देखते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं सॉल्ट का एन फैक्टर। देखो सोल्ट ले लिया बच्चों मैंने NaCl, अब यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है, देखो सोल्ट का एन फैक्टर किसके बराबर होता है, वहां टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। अगर मैं चार्ज लिखूं इसके ऊपर, तो Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ बच्चों, 1, तो एन फैक्टर 1। अगला सोल्ट लिखा मैंने MgCl2, अगर मैं MgCl2 को देखूं तो बच्चों Mg के ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 है, 2 क्लोरीन है तो टोटल -2 हो जाएगा, लेकिन एक क्लोरीन पे तो -1 ही है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों, 2, तो एन फैक्टर 2। AlCl3 की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर +3, इसके ऊपर -1, तो ओवरऑल कितना हुआ टोटल 3। अच्छा अब मैं बात करता हूं Al2SO4 थ्राइस, ये बड़े काम का है। ये बताओ जरा, हमें पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है कि नहीं होती। अब एल्यूमिनियम टोटल है कितने हैं, 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 6 बच्चों, इसका एन फैक्टर 6 होता है। तुम्हें ये देखना है उस साल्ट के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वही किसके बराबर होगा, एन फैक्टर के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक की बात। चलो अब चलते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं पहले तो। देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, determine molarity and normality of 49% weight by volume H2SO4 solution। ठीक है, हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पता करनी है। अब बच्चों हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 49% वेट बाय वॉल्यूम,
H2SO4 का। सबसे पहले तो हमें ये जो लिखा हुआ है ना इसको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। वेट लेना है सोल्यूट का और ये वेट होगा, वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का और वॉल्यूम कितना मानना है, अपनी तरफ से मानना, 100 मान लिया, 100 ml। तो बच्चों क्या हुआ, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये कहानी हो गई है, ठीक है यहां तक की बात। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, H2SO4। सोल्यूट के मोल निकालने, मोल निकालने के लिए इसका गिवन मास चाहिए 49 दिया हुआ है, मोलिकुलर मास चाहिए। मोल कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन का 2, ये 32 हो गया, ये 64 हो गया, तो कितना आ गया 98। 98 से डिवाइड कर दिया, सही बात है। अच्छा, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 100 ml। लेकिन मोलैरिटी की फॉर्मूला में वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, 100 ml है, 1000 से डिवाइड किया, 1000 चला गया ऊपर। तो बच्चों ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 पे चला गया, तो हमारे पास आ गया 10/2, इसका मतलब 5m। ये आ गई मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, ठीक है। अब मोलैरिटी तो हमने निकाल ली है 5, n फैक्टर कितना होगा इस H2SO4 का, तो H2SO4 का n फैक्टर तो बच्चों 2 होता है। और हमें यहाँ ये याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से बता पाएंगे। अरे H2SO4 पानी में जैसे ही डालते हैं तो क्या देता है, 2H पॉजिटिव देता है, SO4 2 नेगेटिव देता है। एसिड है तो एसिड में हम यही देखेंगे कि कितने H पॉजिटिव दे रहे हैं, वही उसका n फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब 10n आ गया। n यूनिट होती है किसकी, नॉर्मेलिटी की। सही बात है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया है। तो बच्चों ये हमारी कहानी थी नॉर्मेलिटी के बारे में। लेकिन अभी इसी नॉर्मेलिटी में हमें कुछ चीजें और समझनी है। देखो बच्चों ध्यान से समझना, एक सॉल्यूशन है A, उसकी नॉर्मेलिटी है N1, वॉल्यूम है V1, मोल है N। उसमें कर दिया डाइल्यूशन, यानी कि मैंने पानी मिला दिया, ऐड वाटर, पानी ऐड कर दिया तो वो बन गया B, ठीक है। पानी ऐड किया है तो वॉल्यूम कितना हो गया V2, नया वॉल्यूम V2 हो गया। और ये जो V2 होगा किसके बराबर होगा, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी जो मिलाया है वो, ठीक है। चलो सॉरी, ये मोल नहीं लिए हुए, मैंने लिए हुए ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू GeQ, ठीक है यहां तक की बात। चलो हम जानते हैं नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है नॉर्मेलिटी, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, अगर वॉल्यूम बदलेगा तो क्या नॉर्मेलिटी बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। यानी कि नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, N2। क्या वॉल्यूम बदलने से ग्राम इक्विवेलेंट बदलेंगे, अभी देखो जरा ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला को देखो, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों गिवन मास तो बदलने वाला नहीं है वॉल्यूम चेंज होने से, सोल्यूट का गिवन मास नहीं बदलेगा, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ना मोलिकुलर मास बदलेगा सोल्यूट का, ना ही उसका एन फैक्टर बदलेगा। इसका मतलब ओवरऑल ये ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बदलेगा पानी ऐड करने पे, ग्राम इक्विवेलेंट एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहां मैं नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगाता हूं, N1 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय V1। तो बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ गया N1 V1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यहां मैं लगाता हूं नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम V2, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ गया N2 V2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है यहां तक की बात। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूं, N1 V1 बराबर N2 V2 बोल सकता हूं ना। और बच्चों ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसको बोलते हैं, दिस इक्वेशन is known as normality equation। लेकिन ये तो कहानी है बच्चों जब हमें एक सॉल्यूशन दिया हो उसमें पानी मिलाना हो। लेकिन अगर मुझे बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हो और सारे आपस में मिला दिए हो तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूं, फॉर द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन resultant normality is determined as following। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बच्चों देखो कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला वही जो अभी अभी हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाया था, N1 V1 प्लस N2 V2, और अप टू आगे तक जहां तक भी पूछा हुआ हो उसने, और डिवाइड बाय मैं यहां लिख देता हूं V टोटल। ठीक है, जैसे अगर कभी भी तुम्हें मान लिया N3 निकालनी हो तो N3 बराबर क्या होगा, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। कभी भी N4 निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 और डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर कभी भी N5 निकालना हो तो N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस N4 V4 और डिवाइड बाय क्या भी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है ना, ये अभी भी पढ़ के भी आए थे हम। तो बच्चों आज हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में ही पढ़ा है। न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं इनके ऊपर, आज केवल समझना है तुमने। आज मैं तुम्हें कोई न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूं, लेकिन कल जो लेक्चर कराऊंगा मैं, उस लेक्चर के बाद तुम्हें एक सीट मिलेगी, वो वाली सीट तुमने सोल्व करनी है। लेकिन आज अच्छे से इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेना, अगर कोई डाउट आए तो मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।